अगर आप भी 10th क्लास में एंड आपका भी ये वाला जो चैप्टर है बहुत ज्यादा वीक है एंड आप चाहते हो कि इस चैप्टर में अच्छा स्कोर करे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी का बिल्कुल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है विद एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट करना है, जिससे आपका ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करते हैं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा था, अगर जिसने नहीं देखा तो फटाफट जाके वो चैप्टर को देखे एंड वो चैप्टर कंप्लीट करे। उसके बाद अब हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को स्टार्ट अगर आपने कर दिया है तो प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, मतलब थ्योरी थोड़ा सा कम है, इसके बाद जो सवाल आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी का फुल डिटेल एंड क्वेश्चन भी करेंगे, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वाले भी करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे मैं आपको वीडियो में या फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगी उसके अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर के नाम के ऊपर जाना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या बोलता है और चैप्टर का नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वहीं से हमें आगे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। तो फटाफट एक बार स्टार्ट करते चले। तो दोस्तों देखो ध्यान से एक बार, तुम्हारे सामने सबके सामने लिखा है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले नाम को अगर समझ जाओगे तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 9th क्लास में भी ये चैप्टर था, बट 9th के अंदर बहुत कम ओवरव्यू था, तो नॉर्मल सा चैप्टर था। इसके अंदर डिटेल है तो चर्चा कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले पेयर का मतलब क्या होता है भाई? देखो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कि टू। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, मतलब कि दो, ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है 1। ध्यान रखना ये लीनियर इक्वेशंस है। इक्वेशंस का मतलब तो बेसिकली जहां पे बराबर का साइन आ रहा हो, और लीनियर का मतलब होता है ऐसी जो भी चीज जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी लिखी हुई हो, 1 लिखी हुई हो। अगर किसी भी चीज को हम लिखते हैं, अगर उसकी मैक्सिमम पावर कितनी लिखी है, 1 लिखी है, इट मींस वो क्या है? लीनियर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये लीनियर पावर नहीं है, ये कौन सी पावर है? क्वाड्रेटिक पावर है। तो लीनियर पावर का मतलब हो गया एक्स की पावर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 दिखाई देनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं लीनियर। इक्वेशंस का मतलब बराबर, इन टू, टू का मतलब होता है दो, और वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मतलब ऐसी वैल्यूज जिनका आंसर क्या होता है? फिक्स नहीं होता, जिनका आंसर वेरी करता रहता है। नॉर्मल अगर देसी भाषा में बोले तो एक्स वाई जेड की कहीं पर भी लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब ध्यान समझना, पेयर का मतलब टू। टू क्या मिलेंगे? लीनियर इक्वेशन दिखेंगी। कितनी इक्वेशन? दो लीनियर इक्वेशन दिखेंगी जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1। मतलब दो इक्वेशन ऐसी दिखेंगी हमारे को जहां पे डिग्री कितनी होगी? 1, और वेरिएबल्स कितने होंगे? दो वेरिएबल्स होंगे। कितने होंगे? दो वेरिएबल। सबसे पहले इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन के लिए बराबर साइन इस्तेमाल करते हैं। बराबर का साइन आ गया। अब हमें चाहिए इक्वेशन के आसपास यहां पर भी कुछ लिखा होता है और यहां पर भी कुछ लिखा होता है। अब इसने बोला दो वेरिएबल्स होने चाहिए, उसमें कितने होने चाहिए? दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो मैंने बोला भाई ले भाई, एक वेरिएबल ये रहा, दूसरा वेरिएबल ये रहा। तो अगर मैं कोई भी दो वेरिएबल लेता हूं, एक्स प्लस वाई बराबर, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो ये क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट सवाल ये भी है यहाँ पे, ये तो सिर्फ एक इक्वेशन है, इसके अंदर तो हमें दो इक्वेशन पढ़नी है। मतलब ऐसी ही कोई एक और इक्वेशन तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, जैसे मान लो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 आ गया। अब ये दो इक्वेशन हमेशा साथ में ही पढ़ी जाएंगी। बात समझ आ रही है? क्यों पढ़ी जाएंगी, क्या क्या होती है, कैसे, क्यों दो पढ़ी जाती है, सब बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना समझो कि दो वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशन की नीड है। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की नीड है। अगर तीन वेरिएबल होते तो तीन इक्वेशन की नीड होती है सॉल्व करने की। बात समझ आ रही है? अब देखो सीधी सी बात, मैं अगर तुम्हें यहाँ पे बताने लगूं, जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा होता है x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो तुमसे ये पूछा जाता है भाई इस x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू कितनी आती है? ये 5 वहां चला जाता है तो माइनस का हो जाता है। 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये जो x की वैल्यू 5 आई है, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसका आंसर, कि भाई x की वैल्यू कितनी है, इसका आंसर है। बट अगर मैथ्स की भाषा में मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? ये x का 5 बराबर क्या? ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन, जो इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। मतलब कि इस इक्वेशन को क्या लिखा है कि x प्लस 5 बराबर 10 है।
कि अगर x की वैल्यू आप 5 डालोगे तो क्या होगा, 5 + 5 = 10, दोनों साइड इक्वेशन क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। कि दोनों साइड इक्वेशन 10 = 10 आ गया, मतलब कि जो x की वैल्यू आई, ये वैल्यू क्या है, वैल्यू इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ किस, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो कोई भी जो x की वैल्यू आती है या फिर कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू आती है जो इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सो यही सॉल्यूशन हमें क्या पढ़ना है, इन दोनों इक्वेशन का भी पढ़ना है। क्यों दोनों को पढ़ना है भैया, क्योंकि अभी मान लो x + y = 10 लिखा, मैं तुमसे बोलूं ऐसी x और y की दो वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तुम बोलोगे भैया मान लो x की वैल्यू अगर इतनी लेते हैं, हम x की वैल्यू 10 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू 0 रख लो, तो कितनी वैल्यूज मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई भैया कितना, 10। एक सेकेंड, x की वैल्यू हमारे कितनी मिल गई भाई, 10। क्या हो गया, 10 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई है, 0। अगर x की वैल्यू 10 लोगे, y की वैल्यू 0 लोगे, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर 10 = 10 आ गया, कोई दिक्कत परेशान नहीं होगी यहाँ। इसके बाद अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मान लो x की वैल्यू को तुमने कितना माना, 5 मान लिया, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5। तो 5 + 5 कितना आता है, 10 आता है। ऐसे ही x की वैल्यू ले लो -5, तो y की वैल्यू कितनी लोगे बताओ, प्लस की 15 लोगे। तो अगर x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू +15, तो क्या आंसर दोनों का मिला के कितना आएगा, 10 आएगा। तो क्या ये भी किसी को, बट इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक इक्वेशन के ऊपर डील नहीं करना, क्योंकि एक इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो इक्वेशन के बारे में साथ में बात करेंगे, मतलब x + y = 10, ऐसे ही कोई दूसरी इक्वेशन होगी x - y बराबर कितनी, मान लो 15। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि भाई इसको अकेली को बहुत सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं, इस अकेली इक्वेशन को भी बहुत सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं, बट इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि भैया ये बताओ इन दोनों इक्वेशन में से जो सॉल्यूशन है, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ध्यान रखना क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे जो दोनों इक्वेशन में पुट करे जाएं तो दोनों में क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, इस चैप्टर का हमारा गोल रहेगा कि दो वेरिएबल्स की जो दोनों इक्वेशंस होंगी उनमें हम ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जब हम उन दोनों को पुट करेंगे दोनों इक्वेशन के अंदर, तो दोनों के अंदर वो क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। अब वो कैसे करना है, क्या नहीं करना, इस चैप्टर में वही सीखना है। चलिए फटाफट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर में सॉल्यूशन का मतलब समझ आया तुम्हारे को, क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें यही पढ़ना था कि भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब ऐसी वैल्यूज किसकी, x और y की, किसकी वैल्यूज, x और y की, जो कहां पे पुट करें, हम इक्वेशन के अंदर पुट करें और वो क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो वो इस इक्वेशन की क्या हो कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। बात समझ आ रही है, क्लियर हो पा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, अब एक चीज सुन लेना, अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन है, ठीक है, तो वहां पे हमें दो इक्वेशन की नीड पड़ेगी सॉल्व करने की। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अगर दोनों इक्वेशंस के लिए हमें निकालना है तो दोनों की नीड पड़ेगी। ठीक है भाई, चलते हैं आगे एक बार फटाफट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब भैया ये सॉल्यूशन होंगे, ये सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे। पहली बात तो हमें ये बताओ, हमें ये बताओ कि भैया ये सॉल्यूशन होते हैं, ये सॉल्यूशन हम कैसे पता कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर सिंगल एक दो वेरिएबल की इक्वेशन लिखेंगे तो उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं भैया। तो अगर जब दोनों रखेंगे तो क्या दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके लिए हम पढ़ेंगे किसी भी इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन पता करने हैं तो दो तरीके से पता कर सकते हैं सॉल्यूशन। पहला होता है भैया ग्राफिकली, क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली, और दूसरा होता है एलजेब्रिकली। ठीक है भाई, एलजेब्रिकली हम पता कर सकते हैं, और पहला किसकी वजह से, ग्राफिकल मेथड। क्योंकि एक बार ध्यान से देखना भाई गाइस, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है कैसे लिखी होती है, कोई भी इक्वेशन अगर हमें नॉर्मल जनरल फॉर्म देखनी हो किसी भी इक्वेशन की तो कैसे लिखेंगे, पर मैं अलग से बताया था। देखना यहाँ पे किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन कैसे होती है। अभी मैंने बताया कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, 5x प्लस में 3y = 6, या फिर आप ऐसे लिख लो 3x माइनस में 4y = 7 प्लस में 4y = 7, ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये दो इक्वेशंस हैं, कौन सी है? इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इनको अगर हमें जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो नॉर्मल जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले कोई एक नंबर लिखा है, उसके बगल में एक्स लिखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक नंबर है, कोई भी ए कांस्टेंट है, उसके बगल में लिखा है एक्स, तो ये a1x प्लस दूसरे में यहाँ पे क्या लिखा है b1y प्लस और यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तुम बोलोगे भैया कांस्टेंट कहां से? अरे भाई यही नंबर है, +6 अगर इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा? 0। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी वही लिखा है, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में लिखी, बट हमें तो दो इक्वेशन पढ़नी है, दूसरी कौन सी होगी? अगर यहाँ a1 है तो यहाँ कितना होगा? a2x प्लस यहाँ पे कितना होगा? b2y प्लस ये कितना होगा? c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो जो इक्वेशन लिख रखी है भाई आपके सामने लिख रखे हैं जनरल फॉर्म में, किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ऐसे जनरल फॉर्म होती है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन इक्वेशंस की ये जनरल फॉर्म है, कोई भी इक्वेशन अगर लिखी होती है वो इसी फॉर्म में लिखी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कभी भी तुम्हें पता करना है, जैसे मैंने बोला कि यह लिखा है 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 7 और यहाँ लिखा है 13x माइनस में 4y इक्वल्स टू 8, माइनस का 8। ठीक है भाई, क्या लिखा है? माइनस का 8। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया इसको जनरल फॉर्म में बना के दिखाओ, तो जनरल फॉर्म में बनाने का एक ही तरीका है, कुछ नहीं, जो भी इधर एक्स्ट्रा मटेरियल राइट हैंड साइड में होगा सारा का सारा इधर ले और राइट साइड 0 बना। बात समझ आ रही है? तुमसे बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, कोई भी राइट साइड मटेरियल होगा उसको राइट से इस साइड ले आओ। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y माइनस में 7 इक्वल टू 0, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और ये होगा 13x माइनस का 4y, ये माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इस वाली से कंपेयर कर दो, x के बगल में जो भी लिखा होगा वो a1 कहलाएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो a1 की वैल्यू बताओ भैया, a1 की वैल्यू कितनी? a1 x के बगल में जो भी लिखा है वो है a1, दैट इज 3। इसके बाद y के बगल में जो भी लिखा होगा y के बगल में दैट इज कहलाएगा b1 कहलाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ b1 इक्वल्स टू 3? नहीं, b1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, तो एक बार देख लेना b1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। ऐसे ही अगर c1 की वैल्यू हमसे कोई पूछेगा, c1 देखो क्या होता है, अलग से जो लिखा होता है c1, ध्यान रखना प्लस लिखा है तो ये इसलिए ये c1 है, तो यहाँ पे जो भी लिखा है ये माइनस का 7 लिखा है, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 7, क्योंकि हमने c1 प्लस वाले को कंसीडर करा था। बात समझ रहे? तो यहाँ माइनस का है तो वो किसका आएगा? माइनस का। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछेगा a2, तो x के बगल में जो लिखा होता है वो कितना होता है? a2। ध्यान रखना x के बगल में जो भी लिखा होता है वो a2 है, ठीक है। उसके बाद भाई अगर हमसे कोई पूछेगा b2 की वैल्यू बताओ, b2 क्या होता है? y के बगल में जो भी लिखा है वो b2 है, माइनस का 4 लिखा है तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 4। ऐसे ही अगर हमसे c2 की कोई वैल्यू पूछेगा तो प्लस का 8 है तो प्लस का ही रहेगा, दैट इज 8। तो अगर किसी भी इक्वेशन को आपको दिख गया सामने तो उसका आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना आना चाहिए। तो बात समझ आ गई? ऐसे लिख सकते हो आप किसी भी इक्वेशन का, फटाफट एक बार इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि ये पेज हट जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब ये तुम्हें पता लग गया कि इक्वेशन ग्राफिकली निकाल सकते हैं, अलजेब्रिकली निकाल सकते हैं, कैसे पता करनी किसके सॉल्यूशन कितने हैं और कैसे नहीं। दो तरीके बताए, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। ग्राफिकली अगर किसी भी इक्वेशन को पता करना है तो मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हारे को, तो कोई भी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, जिसे लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये जो लीनियर इक्वेशन लिखी है किसको रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन को तो रिप्रेजेंट करती है, कोई ना कोई लाइन को तो रिप्रेजेंट करती है भाई। और ऐसे ही कोई दूसरी इक्वेशन लिखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है भाई? ये भी एक ना एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लाइन टू। अगर इन दो इक्वेशंस को ग्राफ पे बनाओगे, दो लाइंस का ग्राफ अगर किसी पर बनेगा तो ग्राफ कितने पॉसिबल केसेस पे बन सकता है? 3 केस होते हैं जो पॉसिबल होते हैं जब इन लाइंस का ग्राफ आप बनाने की ट्राई करोगे। या तो ये होगा जब आप ग्राफ इनका ड्रॉ कर रहे होगे कि दोनों लाइन क्या हो गई भैया, एक दूसरे को कट कर गई, कि या तो ये हो सकता है दोनों लाइन का जो ग्राफ है वो क्या कर गया, एक दूसरे को कट कर गया। ये दोनों इक्वेशंस में जब ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा? या तो वो कट कर जाएगा, नहीं तो भैया वो पैरेलल हो सकता है, नहीं तो ऐसा ही होगा कि वो एक के ऊपर एक आ गया, दोनों लाइंस क्या हो गई, एक के ऊपर एक आ गई, सही हो सकता है। या तो वो एल्जेब्रिकली अलग प्रोसेस है, वो अभी बताऊंगा आगे, अभी फोकस करो। ग्राफिकली क्या हो सकता है? या तो वो क्रॉस कर जाए, या वो बराबर आ जाए, या वो कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए। तो अब हमें कैसे पता लगेगा भैया कि इसके कितने सॉल्यूशन कहां होंगे, कैसे नहीं? तो फटाफट चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे फिर पता लगेगा अपने को, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें ग्राफिकल वाले मेथड पे, ग्राफिकल से कैसे पता लगेगा। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन आएगी a1x b1y c1 इक्वल टू 0, दूसरी आएगी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। कोई भी दो इक्वेशन लिखिए,
आपका काम सबसे पहला होगा इन इक्वेशन के क्या बनाना, ग्राफ बनाना। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं भैया, ये भी बड़ी टेंशन है। देखो टेंशन नहीं, एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, दूसरा आप खुद बना देना, आपको समझ आ जाएगा। अगर ऐसे लिखा है एक्स प्लस, मैं यहाँ पे मिटाता हूँ एक बार इसको, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें से बोलेगा कोई इसका ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ आपको लेना है, यहाँ टेबल बनानी है एक्स और वाई की, ये एक्स है और ये वाई। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो लिखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अगर y की वैल्यू जीरो लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। x की जीरो रखी तो y की वैल्यू 10 आई, y की जीरो रखी तो x की वैल्यू 10 आई। अब तुम्हारे को यहाँ से दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। पहला कोऑर्डिनेट हो गया x, y 0, 10 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया भैया यहाँ पे x, 0, 10, 10। अब तुम्हें ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या कर देने हैं, इस ग्राफ पे प्लॉट कर देने हैं। पहला कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे, आएगा 10, 0 और यहाँ पे आएगा एक 0, 10। अब तुम जब देखोगे दोनों का ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ऐसे ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो हो सकता है सिर्फ जब भी हम कभी इनका ग्राफ बनाओगे तो या तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, नहीं तो क्या होगा, ये दोनों लाइनें क्या कर जाएंगी भाई, दो ही केस पॉसिबल है भाई, एक बार देखना, ठीक है। ठीक है, या तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में क्रॉस कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहलाता है भाई, ध्यान से देखना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। इसके अलावा कोई भी और तीसरा केस पॉसिबल नहीं है भाई, मतलब चौथा केस पॉसिबल नहीं है भाई, ध्यान रखना। या तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लाइन क्या हो जाए, आपस में ही एक के ऊपर एक ग्राफ बना ले, मतलब सेम टू सेम ग्राफ बना ले। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है जब कभी दो लाइंस का आप ग्राफ साथ में बनाओगे। बात समझ आ रही है, इतनी बात, यहां तक बात क्लियर हो रही है। अगर मान लो गलती से ये लाइन इंटरसेक्ट होती है, तो जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होती है, मान लिया इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, इस यही पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा, जो भी कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट की एक्स की वैल्यू और वही कोऑर्डिनेट की, सॉरी यहाँ पे पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, कि जो एक्स की वैल्यू उस कोऑर्डिनेट पे होगी और जो वाई की वैल्यू उस कोऑर्डिनेट पे होगी, वही क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब कि एक चीज ध्यान रखो, जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, वो उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट उस लाइन पर भी लाया करते हैं और वो कोऑर्डिनेट दूसरी वाली लाइन पे भी लाया करते हैं। इसका मतलब वो क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, जो इस वाली लाइन पर भी आता है और इस वाली लाइन पे, इसीलिए वही कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, दोनों लाइंस का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब कि जब कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट आता है और उसी कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का केवल केवल एक सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। बात समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो रही है, पक्की बात। तो इंटरसेक्टिंग लाइन से कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होते हैं वन सॉल्यूशन, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, कि केवल केवल वन सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ आ रही है। अगर किसी भी इक्वेशन के पास एक सॉल्यूशन है, मिनिमम अगर किसी भी इक्वेशन के पास एक भी सॉल्यूशन है, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंस। ये टॉपिक ना तुम्हारे सवालों में कहीं ना कहीं पूछ लेता है एमसीक्यू में, कि विच ऑफ दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट लाइंस वो होती हैं जिनका एक भी सॉल्यूशन आता है, मिनिमम एक भी सॉल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट, इसके बाद आएगा चलेगा वो भी कंसिस्टेंट। अगर किसी भी इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। बस मोटी मोटी इतनी बात समझनी है तुम्हारे को, क्या कि भी अगर किसी भी इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट होंगे, और एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। तो अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था, एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी और मैंने काफी ज्यादा आगे तक पढ़ा दिया, एलिमिनेशन मेथड को कवर करा दिया। तो ये सब रिकॉर्डेड है, बट विदाउट आवाज के। तो मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम कहाँ पे थे एक बार फटाफट आ जाइए। शायद यहाँ से हमने
रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी हमारी, माइक साउंड नहीं आ रही थी। तो दोस्तों ये था जब मैं बता रहा था बिल्कुल पैरेलल लाइंस आती है दोस्तों, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इट मींस क्या, उसके पास नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन अगर तब होगा जब उसके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट होगा। यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इट मींस क्या, कोई भी एक सॉल्यूशन आया, इसलिए हमने उसको कंसिस्टेंट लाइन बोला। अब जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसलिए उसका हमने नाम क्या रखेंगे, इनकंसिस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट उसे कहते हैं जहां पर एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब इसके बाद दो लाइंस क्या तो ऐसे बन सकती, नहीं तो एक तरीका होता है एक के ऊपर एक लाइन आना। अगर एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाए इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइन। तो या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है कि दोनों को कट जाए, या ग्राफ हो सकता है पैरेलल, नहीं तो यही पॉसिबल है ग्राफ, और कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है दो लाइंस का वो एक के ऊपर एक आ जाए, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। जहां पे बहुत सारे पॉइंट क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। और जितने ज्यादा कॉमन पॉइंट उतने ज्यादा सॉल्यूशन। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर रख दी तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट, तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, और बहुत सारे सॉल्यूशन इट मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और ये भी क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन अभी कंसिस्टेंट की बताई। कंसिस्टेंट वो इक्वेशन है जिसका एक भी सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन है तो इट मींस कंसिस्टेंट, एक से ज्यादा है तो भी कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट, बस बीच वाला ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। अब आगे चलते हैं दूसरा तरीका जो कि एल्जेब्रिकली, वैसे बाय द वे मैं पढ़ा चुका हूं रिकॉर्ड में, बट आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है इसलिए वापस, तो सब लिखा हुआ होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, सब मैं पढ़ा दूंगा। वैसे मैं हाथ से ही पढ़ाता हूँ बिना कुछ लिखे हुए, तभी मेरे को मजा आता है, बट भी लिखे होगा तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना, समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। एल्जेब्रिकली वाली पे कैसे हम पता करेंगे, तो एल्जेब्रिकली भी बहुत ज्यादा आसान है दोस्तों पता करना। करना क्या है, कुछ नहीं, दो इक्वेशंस को फटाफट जो उसकी जनरल फॉर्म में लिख लेना। तो जनरल फॉर्म में लिखने के बाद उसके बाद हमें ध्यान देना A1 A2 पे, B1 B2 पे और C1 C2। अब ये करना क्या, उनके रेशियो ले लेते हैं। अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों बराबर आते हैं, ये तुम क्या करोगे, रेशियो लोगे। कोई भी दो इक्वेशन आएगी तो बिना देखे और पता करना है। दोस्तों अभी तक हम क्या करते हैं, ग्राफ को देख के बताते थे कि एक सॉल्यूशन, दो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। इस केस में हम क्या करेंगे, विदाउट ग्राफ को देखे बस इक्वेशन को देख दो, इक्वेशन दे दो, मैं देखते बता दूंगा एक सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। कैसे बताओगे, ये है वो सुपर पावर जिसके अंदर हमें करना क्या है, कोई भी दो वेरिएबल को क्या करना है, कोई भी जो इक्वेशन मिलेगी उसके कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो। एक्स का कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो, वाई वाले कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो, और कांस्टेंट को। अगर वो तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, अगर वो तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है, इट मींस वो कौन सी लाइन फॉर्म करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती है, ऐसे इनके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसीलिए इस केस में क्या होगा, हमारे को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। बट नेक्स्ट केस हमारा आता है जब ये दोनों तो बराबर होंगे बट लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। देखो हम कैसे चलने वाले हैं, तो सारे बराबर, फिर लास्ट वाला बराबर नहीं, फिर फ्रंट वाला बराबर नहीं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन तीनों का रेशियो बराबर है तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर लास्ट वाला बराबर नहीं है, बाकी फ्रंट वाला बराबर है, तो कुछ नहीं करना, यहीं से इस बराबर को चुरा के थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। बराबर चुरा है, बड़ा लिखा, पैरेलल लाइन दिख रही है तो यहीं से समझ जाना है कि भैया ये तो पैरेलल लाइन बनाएगा, और पैरेलल लाइन का होता है नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है अगर कभी भी तीनों का रेशियो बराबर है वो कोइंसिडेंट लाइन। अगर तीनों का रेशियो बराबर नहीं है, फ्रंट वाले का रेशियो बराबर है, मतलब बाद वाला नहीं है बराबर, तो क्या आएगा, पैरेलल लाइन। और अगर फ्रंट वाला बराबर नहीं है तो वो कौन सी लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। जगह में ही दिख रहा होगा, यहाँ क्या लिखा है, A1 अपॉन A2, ये देखो इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट मतलब बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2, इट मींस ग्राफ कैसा बनेगा इनका, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन कहाँ मिलता है, वो पॉइंट पे जहाँ पे कटते हैं, और उसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट की जो एक्स की और वाई की वैल्यू होती है वही हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। और ये होते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। बात समझ आ गई है, ग्राफिकली आप ऐसे पता कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे कैसे नहीं करेंगे। फटाफट एक क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन मैं करा चुका था, सब चीज करा चुका हूँ वैसे तो, देखना भाई, बट दोबारा पढ़ा रहा हूँ, समझ लो एक बार। मान लो एक क्वेश्चन ये रखी है और एक क्वेश्चन ये रखी है, हमसे पता करने के लिए बोला गया चेक करो कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो कुछ नहीं करना, हमें रेशियो लेना है, तो मैं यहाँ से इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन का A1 B1 C1 लिखूंगा। कैसे लिखना है, जनरल इक्वेशन लिखो, जो इक्वेशन तुम्हें दे रखी है उसको लिखो, फिर कंपेयर करो। A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -8, तो C1 की वैल्यू माइनस। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन का लिखा। फिर हमें चेक करना है A1 अपॉन A2, तो 4 अपॉन 8, 3 अपॉन 6, -8 अपॉन 16। जब हम काट के देखें ना, सबका रेशियो 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों का रेशियो बराबर आया। तो मींस जब कभी भी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 बराबर होते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइंस। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, दैट इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब पेपर में ऐसा सवाल तो बहुत कम आता है, पेपर में सवाल आता है के वाला, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसा सवाल पेपर में आता है, देखना पेपर में आता है ऐसा सवाल,
कि मान लो कि ax प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 8x प्लस 12y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोलता बच्चों कि क्या कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ये आपको गिवन है कि यू हैव बीन गिवन दैट दीस टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कि ये दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है और आपको फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू। तो मैंने बोला जैसे ही मुझे कंडीशन बताएगा तो मैं कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। इसने बोला इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट तो तभी होंगे जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर होंगे। तो मैंने सबकी वैल्यू को बराबर कर दिया। जब बराबर कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूँ ये आ रहा है k/8 इज इक्वल टू 1/2 तो मैंने बोला जब कभी भी k की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी दो को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो मैंने दो को बराबर करा, k की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, 8 आ जाती है। तुम बोलोगे भैया कैसे करा, एक बार बता दो भाई। बता देता हूँ, देखना थोड़ा सा रफ करने में कुछ नहीं जा रहा, देखना एक बार यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे k/8 बच गया, यहाँ कितना बचेगा 1/2 और इधर भी आया 1/2। कभी भी इस तरीके से बच जाओ तो किसी भी दो को क्या कर दो, बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि तीनों तो बराबर है ना आपस में। यहाँ करो k/8 इज इक्वल टू 1/2, मुझे तो k की वैल्यू चाहिए तो 8 वहां चला जाएगा, या फिर ऐसे 2 1 2 2 4 8 4 कहाँ चला जाएगा वहां पे। k की वैल्यू आ गई है 4, तो k की वैल्यू हमारे हाथ में आ गई है। ऐसे निकाल, k की वैल्यू 4 आ गई है। बट क्या भैया पेपर में ऐसा सवाल के वाला ही, हाँ के वाला भी आ सकता है, नहीं तो के साथ कुछ छेड़खानी करी हो सकती है, नहीं तो कुछ टाइप की छेड़खानी करी हो सकती है। बट कंडीशन मैक्स ऑफ द केसेस में क्या देगा कि इफ दीस टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कुछ भी इस तरीके का पूछेगा, बट लेकिन पूछेगा ऐसा ही। बट ये वीडियो में हम केवल एनसीईआरटी पे फोकस करने वाले हैं, तो ध्यान रखना नीव एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी पे ही थोड़े कॉन्सेप्ट पे सवाल बनते हैं। सवाल कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक मजबूत है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लो, सारे बड़े सवाल इजीली बनेंगे, बस तरीका पता होना चाहिए। तरीका छोटा सा, उस तरीके के लिए हम बैठे हैं। जब भी पेपर आपका मैथ्स का आएगा हम आपको चैप्टर से एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सब कराने आएंगे, तो डरने की बात नहीं है। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, तो अभी जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि दोस्तों वीडियो इतनी लंबी अभी तक चल चुकी है, मैं थक भी गया दोबारा पढ़ाने के बाद, दोबारा वापस से पढ़ा रहा हूँ। बट टेंशन लेनी, जोश पूरा रहेगा तब भी इसको अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, अभी बस तुम्हें करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है, और नीचे आके कमेंट करके बताओ अभी तो वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, कोई कमी पेशी हो वो भी बता सकते हो। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसके अंदर देखना हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, अब हम पढ़ेंगे उन सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करा जाए, कि सॉल्यूशन फाइंड कैसे करें। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के दो तरीके हैं मेरे पास, पहला तरीका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा तरीका एलिमिनेशन। सबसे पहला तरीका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा तरीका एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, दोनों बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी है। क्या है, दोनों बहुत आसान है। सब्स्टिट्यूशन नाम में ही रखा है कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलिमिनेशन भी नाम में ही रखा है कि एलिमिनेट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को हटाया दूसरा डाला, और एलिमिनेशन का मतलब होता है एक को खत्म ही कर दिया। अब क्या है और डिटेल में समझना है, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है किसी भी दो इक्वेशन आपको दे रखी है, मान लो कोई भी एक्स वाई जी दो इक्वेशन दे रखी है, आपने लिख ली। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, दो इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन को पसंद करो, तो बोलो पसंद तो कर लीजिए। पसंद करने के बाद तुम्हें उस इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। मैंने बोला इन दोनों में से मुझे यही पसंद आई, तो मैंने ये इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया। अब इस इक्वेशन में तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। बहुत सिंपल, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे वेरिएबल की जगह क्या कर दो, पुट कर दो। तो मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैंने बोला मुझे ये इक्वेशन पसंद आई थी, मैंने लिख ली। मैंने बोला एक वेरिएबल निकाल लो भाई, चाहे तुम एक्स की वैल्यू निकालो चाहे वाई की वैल्यू। तो मैं तो एक्स की वैल्यू नहीं निकाल रहा क्योंकि उसकी वैल्यू तो जीरो होती है, ठीक है, इसलिए मैं किसकी निकाल रहा हूँ, वाई की। तो ध्यान रखना, आप कोई भी चूज करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू चूज कर रहा हूँ। तो वाई की वैल्यू कितनी आई, एक्स प्लस का है वहां जाके माइनस का हो गया तो माइनस एक्स। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 10 माइनस। बात समझ आ रही है, जिसको एक्स की वैल्यू पसंद है ना वो एक्स की निकालो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब y इक्वल टू 10 माइनस एक्स आ गया। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, इस y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ये ध्यान रखना है, माइंड में डाल लो बात, जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू एक निकालोगे उसी इक्वेशन में वापस नहीं करना, दूसरी में करना है। और फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करो, सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करो, इतना बस समझ जाओ। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, हम पुट करेंगे सेकंड में। जैसे ही सेकंड में पुट करा तो 10 माइनस एक्स आ गया, और ये एक्स से एक्स माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। तो हमने इस दूसरी इक्वेशन को लिखा, फिर दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू डाली, तो डाल दी मैंने y की वैल्यू, जो यहाँ से हमने उतारी थी वो हमने इसमें डाल दी।
माइनस का 10 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये x और x 2x आ गया, माइनस का 10, फिर माइनस का 10 उधर चला जाएगा तो प्लस का 10 बन जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ गई 30, फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 30/2। अब x की वैल्यू उतनी है जितनी आप सोच रहे हो, कितनी सोच रहे हो चेक करके बताओ अपने दिमाग में, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे वापस चाहिए गया 15, 15 ही तो सोच रहे थे, अब कोई अगर कुछ और सोच रहा था तो वो बात अलग है, बट वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन। इसी हिसाब से अगर मैं y की निकालनी, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, कुछ नहीं करना, इस एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करना है दूसरे वाले वेरिएबल, दूसरी इक्वेशन के अंदर जिस भी इक्वेशन में तुम्हें पसंद आ रही है उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू डाल दो, दूसरे की निकल जाएगी। मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 10, तो x की वैल्यू मेरी निकली है 15, तो मैंने 15 को कर दी, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई है -5, y की वैल्यू कितनी आई है -5। अगर एक की निकल गई तो दूसरे की तो बहुत आसान है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो आपकी निकल जाएगी, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले मेथड के ऊपर, देखना नेक्स्ट वाला मेथड है हमारा एलिमिनेशन। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ गाइस कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड, आवाज तो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, ठीक है भाई। आवाज रिकॉर्ड अभी देखो हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है एक बार देखना भाई, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर नाम में ही लिखा है एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, इसका मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। मैंने बोला दो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस का कह रहा हूँ, चलो चेंज कर देते हैं इक्वेशन थोड़ी, अभी अच्छी सी इक्वेशन बनाते हैं इससे मजा आए। मैंने लिखा यहाँ पे ये 2x प्लस 3y कर दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3x प्लस में y इक्वल्स टू 20, ठीक है भाई। दो इक्वेशन आपके सामने लिख दिए मैंने, अब तुम्हें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते आए हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वाले में पुट करते हैं। इस वाले में क्या करेंगे, इसमें तो नाम में लिखा एलिमिनेट कर दो, डब्ल्यूडब्ल्यू जो देखता है उसे पता होगा एलिमिनेशन मैच क्या होता है, जहाँ पे एक बंदे को डायरेक्ट खत्म कर देते हैं, मतलब नॉक आउट सीधा। तो ये इसमें क्या करना है, दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई है, हमें एलिमिनेट करना है, मतलब कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, दूसरे वैल्यू की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो तुम्हें करना है कुछ नहीं करना, आपको दोनों इक्वेशन को ऐसे नंबर डालो, इक्वेशन नंबर 1 और ये डालो इक्वेशन नंबर 2। अगर तुम्हें जिसको भी एलिमिनेट करना है उसको, वो देखो मेरे को तो एलिमिनेट करना है x, तो मैं तो x को पकड़ लूंगा भाई, मैंने बोला मैं x को पकड़ लेता हूँ, तो y को करना हो y को कर, ठीक है भाई। मैंने तो x को एलिमिनेट करना है तो मैंने x को कर लिया। अब भाई x को एलिमिनेट करना है तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कि बगल में जो भी बंदा, जो भी बंदा नहीं, जो भी नंबर है आपके पास रखा है x के बगल में, उस नंबर को पकड़ो, 3 देखा, जिस भी इक्वेशन से पकड़ रहे हो उसके दूसरी इक्वेशन में क्या करो, 3 को मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन से 3 मल्टीप्लाई करो, बात समझ आ रही। अब जिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x के बगल में कौन खड़ा है, 2 खड़ा है, इस 2 को पकड़ो और नीचे वाली इक्वेशन से 2 पूरा मल्टीप्लाई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, समझो और सुनो और ध्यान से करो। करना क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो भी x के बगल में खड़ा होगा उसको पकड़ो, नीचे वाली इक्वेशन से पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली x के बगल में जो रखा होगा इसको पकड़ो और पूरी इक्वेशन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है भैया कर देता हूँ, देख ये 3 को पूरी से करना है तो 3 टू द प्लस 3 को 3 से करो, 3 3 द 9y, 3 10 द 30, इक्वेशन नंबर नहीं बनी, इसको नाम दे। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 द 2 2 द 4y, 2 2 द 40, ये आई इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत, क्या हमारी इक्वेशन सेम सेम बन गई। अब क्या करोगे, तो तुम्हें देखो बेसिक फंडा कुछ नहीं करना, क्या ये दो वेरिएबल हमारे सेम सेम मिल गए, जब भी सेम सेम वेरिएबल हमें मिल गए तो खुश हो जाओ, क्या हो जाओ, खुश हो जाओ। क्यों हो जाओ खुश, क्योंकि अगर इस 6x में से ये 6x माइनस हो जाए तो 0 बन जाएगा, एलिमिनेट ही तो करना है, एलिमिनेट का मतलब खत्म करना। तो अगर ये 6x में से इसको माइनस कर दो तो क्या गेम बन जाएगी, तो बोलो बन जाएगी बिल्कुल भैया, माइनस कर दो। अब भाई एक को माइनस करोगे तो अकेला ये 6x तो माइनस होगा, ये भी तो माइनस होगा, ये भी तो माइनस होगा। अब करना क्या होता है, बाकी टीचर जैसे सारे के सारे बताते हैं, सबके वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, के साइन सॉरी तो भी नंबर में साइन जो है साइन बदल जाएंगे। तो प्लस का 6x तो माइनस का 6x बन गया, प्लस का 4y माइनस का 4y बन गया, प्लस का 40 माइनस का 40 बन गया। तो रियल साइन कौन हो गया, इसके माइनस वाले साइन हो गए। अब देखो इनको सम करना है, प्लस का 6x माइनस का 6x, ये गया प्लस माइनस कट गया, ये बचा प्लस का 9y और ये बचा माइनस का 4y बराबर
प्लस का 30, ये बचा माइनस का 9y में से 4y गया, कितना बचेगा 5y। 30 में से 40 गया, कितना बचेगा माइनस का 10। y की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 10 डिवाइड बाई 5। 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला गया, माइनस का, तो y की वैल्यू भी गेट माइनस का। क्या आप एक बार ध्यान से देख पा रहे हैं, हमने इस मेथड से x की वैल्यू को बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ y, और हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब फिर दोबारा से मुस्कुराओ, क्यों मुस्कुराओ, क्योंकि भैया एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो दूसरे की तो बहुत आसान है, तो दूसरे की आसान है तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो। तुमने बोला जैसे ये 2x प्लस में 3y इक्वल्स कितना है 10 है, x की y की वैल्यू आ गई है हमारी, तो मैं बोलता हूँ y की वैल्यू माइनस का कितना, ये 2y है, इक्वल्स टू कितना आया है 10, तो y की वैल्यू माइनस 2 रख दी, तो बाकी तो हमें नहीं पता। 3 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 10, तो ये 2x माइनस का 6 वहां जाके 2 का 6 मतलब 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1। क्या x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, बिल्कुल आ गई है भैया, देख तो x और y की कितनी वैल्यू आ गई है, आ गई है हमारे सामने। तो इस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, जहां पे हमने एक वेरिएबल को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। करा कैसे भी, कुछ नहीं करा, सबसे पहले आप किसी भी इक्वेशन में से कोई सा भी वेरिएबल सिलेक्ट करो, आपको जिसको एलिमिनेट करना है। मेरे को एक्स को करना है इसलिए मैंने एक्स सिलेक्ट करा, आपको वाई को करना है आप वाई सिलेक्ट कर सकते हो, उस वेरिएबल को सिलेक्ट करो दोनों इक्वेशन से। देन करना क्या है भैया, जो भी उस वेरिएबल के साथ में खड़ा होगा उस नंबर को नीचे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली इक्वेशन में जो उस नंबर वेरिएबल के साथ खड़ा होगा उसको सब ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई। फिर जो भी क्वेश्चन आएगी उसमें से किसी भी एक इक्वेशन का क्या करो, साइन पूरा चेंज कर दो, साइन जैसे ही चेंज होएगा तो ये 6x तो क्या होगा पूरा कट गया, और ये प्लस का 9y माइनस का 4y कितना बन गया 5y, और ये 30 और माइनस 40 कितना होगा माइनस का 10। ऐसे एक वेरिएबल की वैल्यू आई, फिर तुम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। इस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड। अब इस मेथड को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो इतना ही था, इसके बाद जो एनसीईआरटी के सवाल है वो बहुत अच्छे सवाल हैं। एक बार सवाल लिखने से पहले मैं फटाफट एक बार और दोबारा माइक चेक कर लूं क्या मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। आवाज तो भी मेरी रिकॉर्ड प्रॉपरली हो रही है, ठीक है भाई। चल अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा है, हाँ भाई पहला सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो जिससे आपको अच्छा लगता है उससे करो, बट इस सवाल को करो। हाफ द पेरिमीटर ऑफ एन रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ, more than its width is 36 मीटर। सवाल को समझो, मैथ्स इज जस्ट ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेज पढ़ो, मैथमेटिक्स की भाषा में कन्वर्ट करो, उसके बाद आपको इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, हाफ द पेरीमीटर। ओहो क्या हो गया ये, दिस इज क्या ये, हाँ हाफ द पेरीमीटर। क्या बोल रहा है, पेरीमीटर का हाफ, कह रहा है जो पेरीमीटर है ना उसका हाफ। क्या है पेरीमीटर का हाफ, रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या है रेक्टेंगुलर गार्डन, तो अच्छा भी एक रेक्टेंगुलर गार्डन भी होगा। देखो जैसे जैसे मैं कोई भी शब्द पढ़ रहा हूँ उसको मैं बनाता हुआ जा रहा हूँ, तो बना लिया साथ में, ठीक है। उसके बाद whose length is 4 मीटर more than its width। कहता जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी width, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी width से। मतलब भैया जितनी उसकी width होगी उससे 4 मीटर ज्यादा क्या है लेंथ। अगर मतलब मैं उसकी width को भैया समान, और उसकी लेंथ को मैं क्या मान लूं y मान लूं, ठीक है। उसकी लेंथ को क्या मान लूं मैं y, और उसकी विड्थ को क्या मान लूं x। तो ये कहना चाह रहा है भैया, ये बोलना चाह रहा है जो उसकी लेंथ है ना, जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, ये उसकी क्या है लेंथ, ये उसकी क्या है ब्रेड्थ। कहता है जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। मतलब कि अगर विड्थ में 4 मीटर जोड़ूंगा तो ही तो लेंथ मिलेगी मेरे को। ध्यान समझना क्या लिखा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक चीज ध्यान देना, मैंने क्या बोला, जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ बराबर कितना होगा, उससे विड्थ में 4 मीटर ज्यादा, यही तो है। इसलिए हमने क्या जोड़ा, 4 वहां पे जोड़ा, क्योंकि देखो लेंथ तो ऑलरेडी ज्यादा है ना 4 मीटर। 4 अगर यहाँ पे जोड़ता तो लेंथ में 4 मीटर और ज्यादा हो जाता है। तो हमें चाहिए कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा, विड्थ तो छोटी थी तो इसलिए विड्थ में 4 मीटर जो है, जिसकी क्वेश्चन बराबर कर दी। बात समझ आ रही है, एक इक्वेशन हमारे को यहाँ मिल गई। दूसरा आगे लिखा था लेंथ इज 4 मीटर देन width is 36 मीटर। क्या है 36 मीटर है इसका पेरीमीटर, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर।
कहता है जो अगर पेरीमीटर का हाफ करोगे ना तो रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कितना आएगा, 36 मीटर आएगा। कितना आएगा, 36 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर होता है भैया सारी लाइंस का सम होता है, सारी लाइंस का y प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में प्लस वाई। समझ नहीं आया भैया? इजी तरीके से बताओ, इजी तरीका ही बताया तो बहुत इजी तरीके से बताओ, समझ आएगा। देखिए कैसे पेरीमीटर होता है भैया, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड का सम। तो एक्स प्लस वाई यही तो करना है, सारी साइड को डिवाइड देना है 2 से। कितना आएगा, यही तो लिखा है कि पेरीमीटर मतलब इन सारी साइडों का सम करो। इन सारी साइड का सम करने के बाद उसका जब आधा करोगे तो वो कितना आएगा, 36 मीटर आएगा। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, और वाई प्लस वाई कितना हो गया, 2y, डिवाइड में कितना आ गया, 2 इक्वल टू 36। 2 को वहां भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई में 2। तो एक बार ध्यान देना, 2x प्लस 2y इक्वल टू 36 इंटू 2 कितना होता है, 72। मुझे तो x प्लस वाई चाहिए तो 2 कॉमन आ गया, तो प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 72। ठीक है भाई। अगर कोई मुझसे बोलेगा x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, तो x प्लस वाई के लिए 2 मल्टीप्लाई का है, वहां जाके कितना हो जाएगा, डिवाइड का। तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसी बात को मैंने वहां शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाया। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या, पेरीमीटर हम जानते हैं कितना होता है, पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ हो गया, डिवाइड में इसी पेरीमीटर का आधा कितना, 36। तो 2 से 2 कट गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। अब एक इक्वेशन हमें मिल गई ये, और दूसरी इक्वेशन अभी हम बना के आए हैं, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू, एक्स वाई साथ में रख लो। तो एक्स ये इधर वाई इधर चला जाएगा, माइनस का हो गया, और 4 इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 4। क्या दो इक्वेशन हमें आपस में देखने को मिल रही है? इस चैप्टर में सिर्फ तुम्हें करना क्या है, दो इक्वेशन बनानी है। दो इक्वेशन बनती है सवाल तो। अब देखो दो इक्वेशन तो मिल गई, एक्स प्लस वाई बराबर 36, एक्स माइनस वाई बराबर -4 दिख गया। दो इक्वेशन दिख गई, तुम्हें आंसर निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब देखो दो इक्वेशन हमें मिली है, क्या है इक्वेशन, मैं करके दिखाता हूँ। एक सवाल 36 और दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस। देखो पता होता क्या है, बच्चे ना यहाँ पे दिमाग लगाने लग जाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं कि भैया एक चीज बताओ, अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा, सब्स्टिट्यूशन लगाए, एचसीएल निकाले, फिर उसको पुट करे। मैंने बोला भाई नेट क्यों कर, ध्यान से देख। अगर तुझे एक्स खत्म करना है एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन से बता, अगर तुम्हें एक्स खत्म करना है, इसके बगल में भी वन लिखा है, इसके बगल में वन, वन को पूरे से मल्टीप्लाई करो, इस वन को ही पूरे से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन को, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो थोड़ा सीधी सी बात, एक चीज छोटी सी यहाँ पे तुम्हें अगर गौर करोगे तो तुम्हें समझ आएगा क्या, ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई। अगर हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ भी दें तो प्लस वाई और माइनस वाई तो आपस में कट जाएंगे, जीरो दे देंगे, तो एक वेरिएबल तो वैसे ही खत्म हो जा रहा है। क्या कि भैया ये प्लस का वाई माइनस का वाई, अगर दोनों इक्वेशन वैसे ही जोड़ दे, जोड़ दे, ऐड कर दे दोनों इक्वेशंस को, प्लस वाई माइनस वाई तो कट ही जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं बस करके आ रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस ऐड कर रहा हूँ। ये प्लस वाई माइनस वाई पूरा कट गया, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और ये 36 में से -4 गया, क्योंकि प्लस कर रहा हूँ, प्लस माइनस का माइनस मिल जाता है। तो 2x इक्वल 30 में 4 गया 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। बात समझ आ रही है? x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3 आ गई। अब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, दूसरे के इजीली निकाल लेंगे। दूसरी वाली थी भैया, जो लेंथ थी वो कितना थी, विड्थ के 4 ज्यादा। तो अगर विड्थ हमारी 16 निकल के आ रही है तो लेंथ क्या होगी, 4 ज्यादा, मतलब 20 मीटर की, मीटर में ही है, मीटर मीटर में ही है। तो इट मीन भैया लेंथ है हमारी 20 मीटर और ये है हमारा 16 मीटर। ठीक है, तो कहाँ आ गए अब, ये क्या है, मैं तो कुछ और था। ठीक है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, बराबर कितना है, 16 मीटर। ठीक है भाई, तो हमारी विड्थ है ये 16 मीटर और ये लेंथ है ये 20 मीटर। अगर किसी बच्चे को अपने आंसर भी चेक करने, तो एक बार आंसर चेक कर लेना। क्या उसने बोला था, पेरीमीटर का आधा करने पे 36 मीटर आना चाहिए। तो पेरीमीटर बताओ कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में इन दोनों का सम। इसका अगर मैं आधा करूँ तो कितना आना चाहिए, 36 ही तो आना चाहिए। यही तो बोला था इसने कि पेरीमीटर का आधा करो, 36 आए। 2 से 2 कटेगा, 20 और 16 का सम करो, कितना आएगा, 36 आ गया। तो क्या मेरा आंसर सही आ रहा है, 20 और 16 हो तो 36, इसका मतलब मेरा पेरीमीटर का आधा भी 36 आ रहा है। इट मींस मेरा सवाल भी क्या है, कंप्लीट। अब देखो सॉल्यूशन मैंने यहाँ करके दिखाया, बट बार बार हर सॉल्यूशन में मैं करके नहीं दिखाऊंगा, इस बार मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये क्वेश्चन बना के दे दूंगा, उसके बाद तुम्हें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से करनी है, और यही तुम्हारा होमवर्क रहेंगे। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल बहुत इजी होगा।
चलो भाई नेक्स्ट सवाल दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। क्या बोल रखा है? फाइंड देम। सबसे पहले इस सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है वो, शायद मोस्ट ऑफ द बच्चों को ना पता हो। क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले दो एंगल्स होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिन एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम होता है 90 डिग्री के बराबर। दो बहुत इजी से टॉपिक है। क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। जिन दो एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये टॉपिक मैं समझना था, बस उसके बाद सवाल करो। द लार्जर, और सवाल को समझो फिर लिखो, सवाल इजी। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जिसकी भी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी होगी ना, वो अपने आप सवाल समझ जाएगा। बोलेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। क्या बोल रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, वही सप्लीमेंट्री एंगल। कहता जो बड़े वाला एंगल है ना, बड़े वाले द लार्जर ऑफ टू, वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। क्या बोल रहा है? 18 वाले से, ओ छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। मतलब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक एक्स है और एक वाई है, तो यहाँ लिख लो लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक एक्स है और एक वाई है। सबसे पहली बात, अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, यही तो पढ़ना होता है, ऐसे बनते इक्वेशन। कॉन्सेप्ट को पढ़ो और निकालो, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई? तो दो सप्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट इक्वेशन तो ऑटोमेटिक समझ आ गई। सप्लीमेंट्री एंगल लिखे होने से ही क्या कि दो एंगल्स का सम कितना आएगा भैया? 180 डिग्री आएगा। ये तो सवाल नहीं बता दिया। तो उसके बाद सवाल क्या बोल रहा था? कहता जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा। तो मैंने बोला यार इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, मुझे नहीं पता। तो मैं सवाल में मान लेता हूँ कि लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या बोल रहा हूँ? लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। दो एंगल्स मान लिए एक्स और वाई, जिसमें से एक्स जो है वो बड़ा एंगल है वाई से। अब एक बात बताओ, जब एक्स और वाई एंगल में से दोनों में से बड़ा एंगल कौन है? तुम बोलोगे भैया एक्स बड़ा है। तो 18 डिग्री कौन बड़ा है? एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है? तुम बोलोगे भैया एक्स बड़ा है। तो अगर 18 डिग्री में यहाँ जोड़ूंगा तो ये पहले से बड़ा है, तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। इसलिए मतलब कहाँ जोड़ना पड़ेगा? यही तो जोड़ना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट पता है बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है? उन्हें ये लगता है कि भैया हम वैल्यू 4 प्लस इधर करूं या प्लस उधर करूं। तो कहीं पे सवाल लिखा आता है राजेश इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। तो वहां पे समझ नहीं आता कि ये 3 टाइम्स कहाँ लिखे, क्या करें, किधर जोड़ते हैं। तो वो सवाल कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस करना क्या समझना मेरे पास। तो पहले कोई भी जो दो वैल्यूज दिया जिनके बारे में बात होगी उनको ऐसे लिख लो, ये है एक्स और ये है वाई। फिर ये सवाल करो दोनों में से बड़ा कौन है भैया? 18 डिग्री का फर्क, 18 डिग्री बड़ा कौन है? एक्स वाला बड़ा है। जब एक्स 18 डिग्री बड़ा है तो अगर मैं 18 डिग्री यहाँ जोड़ूंगा तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। तो अगर बैलेंस करना है तो मैं क्या करना होगा? 18 डिग्री यही तो जोड़ना होगा। अब एक बार इसको वापस पढ़ो कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। मतलब कि छोटे वाले में अगर 18 डिग्री जोड़ दोगे तो बड़े वाले के बराबर आ जाएगा ना। मतलब अगर छोटे वाला एंगल 48 डिग्री है तो बड़े वाला एंगल कितना है? 18 डिग्री। मतलब मान लो 40 डिग्री है तो बड़े वाला 18 डिग्री ज्यादा है, बड़े वाला है 52 डिग्री। कितना है? 52। तो अगर मैं छोटे वाले में 18 डिग्री जोड़ दूंगा तो क्या बड़े वाले के बराबर हो जाएगा? तो यही तो करा है मैंने, छोटे वाले एंगल में 18 डिग्री जोड़ दिया, बड़े वाले के बराबर आ गया। एक इक्वेशन तुम्हें यहाँ से ही मिल जाएगी, y इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 18 डिग्री। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो इक्वेशन मिल गई। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन जो मन करे लगाओ। अब देखो फिर दोबारा यहाँ पे क्या दिख गया? एक प्लस का y, एक माइनस का y। कुछ मत करो, डायरेक्ट दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो? ऐड कर दो। जब दोनों इक्वेशन ऐड होगी तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x, और 180 और 18 कितना हो जाएगा? 198 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 198 डिवाइड बाई 2। तो इसको करोगे 2 9 18, ये आए 2 9 18, कितना है? 99 डिग्री। मेरे हिसाब से ये आएगा 2 नीम 18 1, 2 नीम 18 1, x बराबर कितना आ गया? 199 डिग्री। और y की वैल्यू अगर पुट करनी है तो यहीं पे पुट कर दो। ठीक है भाई? y की वैल्यू मैं अगर यहाँ रखूंगा तो x प्लस में y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू मेरी
x की वैल्यू मेरी आई है 99 डिग्री, माइनस में प्लस में y इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने x की जगह पुट कर दिया, मुझे y चाहिए तो 99 कहाँ चला जाएगा, तो 180 डिग्री में से 99 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 80 चला गया, तो भाई 19 डिग्री बचा, तो मतलब लगभग लगभग कितना आएगा, 89 डिग्री आएगी मेरे हिसाब से। 90 चला गया तो 80 और 90, अच्छा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ कितना आएगा, एक बच जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे 17 है, 17 में से 9 गया तो यहाँ आ गया 8 आ गया, ठीक है भाई। 81 डिग्री कितना आ गया, 81 डिग्री, ठीक है भाई। देखना भाई क्लियर है, आंसर मेरा सही है, बिल्कुल सही है। तो तुम्हारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। चेक कर लो क्या दोनों में आंसर आ गया तुम्हारा। अब अगर किसी को आंसर चेक करना है तो ये कंडीशन मैच करके देख लो, क्या बड़े वाला एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है क्या, ये वाला एंगल इससे 18 डिग्री ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा, चेक करके देख लो भाई, ज्यादा ही है। ये हो गया हमारा सेकंड वाला सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, जो बार बार पेपरों में पूछता है और कई बार पेपर में आया है। दिस इज प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है भाई, ध्यान रखना एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, क्या बोल, सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन लिखा कैसे होता है, कोई भी फ्रैक्शन लिखा होता है n/d की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। एक बार मेरे को फटाफट चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, वरना सारी मेरी मेहनत का पानी फिर जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, इट इज वेरी नाइस, ठीक है। अब आते हैं हम फ्रैक्शंस पे। एक फ्रैक्शंस कैसे लिखे होते हैं, फ्रैक्शन होता है n/d के फॉर्म में, एक ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। आप इसमें जो भी छेड़खानी करोगे वो सवाल के थ्रू करी जाएगी। बोलता है एक फ्रैक्शन, कोई एक फ्रैक्शन है, मैंने बोला लेट द फ्रैक्शन बी n/d। देखो दोस्तों, मैं ना हमेशा n/d ही मानता हूँ फ्रैक्शन, मैं कभी भी x/y नहीं मानता कि भैया x/y मान ले, नहीं मान ले, नहीं, n/d मानो, उससे याद रहता है ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तुम भी ऐसे रखो, बहुत इजी रहेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर याद रखने में। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कहता है एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बनता है, कब बनता है, टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहता है अगर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है, 9/11। तो मैंने बोला अच्छा चलो कंडीशन लगा दो। कहता है एक फ्रैक्शन क्या बनता है, 9/11 बन जाता है, कब बनता है, जब न्यूमरेटर में भी दो ऐड होता है और डिनोमिनेटर में भी दो ऐड होता है। तो तुम क्या करोगे, ये डिनोमिनेटर वाले को इधर मल्टीप्लाई, 11 को इधर मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई होगा d+2 से और 9 मल्टीप्लाई होगा d+2 से। 11 को इधर करोगे कितना आएगा 11, इसको उससे करोगे 22। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 9d और इसको करोगे 9 दूनी 18। अब मुझे तो d वाले को इधर लेके आना है, तो क्या होगा 11 है, d इधर चला जाएगा तो माइनस का 9, ठीक है भाई। d आ गया इक्वल टू प्लस का 22 से वहां जाके माइनस का 22 हो जाएगा, तो 18 में से माइनस हो गया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, 9/11 ही था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ये हो गया। अब देखो 11 n है और कितना है 9 d है, ठीक है भाई। कितना आ रहा है, 18 में से 22 से कितना बच रहा है भाई, माइनस का 4, कितना बच रहा है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। मैंने हमेशा बताया इस चैप्टर के अंदर दो वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन पढ़ने को मिलेंगी, दो इक्वेशन पढ़ने को मिलेंगी। तो फटाफट ट्राई करते हैं एक बार दूसरी इक्वेशन को बनाने का भी, क्योंकि दो इक्वेशन लिखे। क्या था, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। क्या था, अभी जो दो ऐड किया था तो 9/11 बना, तो अगर 3 ऐड कर दोगे तो 5/6 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 5/6। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर इसी n/d में 3 ऐड हो जाता तो ये बन जाता 5/6 बन जाता, ठीक है भाई। अभी 6 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 6 3 जा 18, ये 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5d प्लस 5 3 जा, ये d उधर चला गया मल्टीप्लाई होने, ये इधर आ गया, 5d को इधर ले आओ, 6n में से 5d इधर आ गया, 18 प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 6n माइनस का 5d इक्वल्स टू माइनस का। क्या दो इक्वेशन हमें मिल गई, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन मिल गई। वेदर यू यूज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन यू विल गेट द आंसर, एन और डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर उससे क्या बताना, फाइंड द फ्रैक्शन बताना है। तो बच्चे पता है n/d की वैल्यू छोड़ देते हैं, बस लिख दिया, नहीं
फाइनल आंसर का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे रिक्वायर्ड आंसर, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है, रिक्वायर्ड आंसर है n अपॉन डी, और n अपॉन डी की वैल्यू जो भी आएगी वो पुट करके लिखना है, ये आपका होगा आंसर। बात समझ आ रही है भाई, ये बात समझ आ रही है आपको, क्या कहाँ तक आंसर छोड़ना है अपने को। चलो फटाफट जल्दी नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं, चैप्टर थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिनिश करने की ट्राई करते हैं। ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत मस्त सवाल है, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, पूरी पूरी गारंटी बनने, सवाल बनने की, बहुत मस्त सवाल है। जरा समझो, the sum of a two digit number and the number obtained by reversing the digits is 6। कहता है दो डिजिट का नंबर है, मैंने बोला कोई भी दो डिजिट का नंबर है भाई, कोई भी नंबर दो डिजिट का होता है, मान ऐसे ही तो होगा x और y, तो दो डिजिट का नंबर है तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना यार, मजा नहीं। अगर मान लो कोई दो डिजिट का नंबर 72 है, तो वो ऐसे तो लिखते हैं 7 और 2, तो ये 7 और 2 को कैसे लिख, और कैसे लिख सकते हैं हम, ये 7 और 2 को तो ऐसे लिखा जाता है 7 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 2, तो ये 7 कितना होता है 70 प्लस में 2, भी तो ये कितना बनता है 72। दूसरे वाले पेज पे समझाता हूँ तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, देखना। कोई भी जो नंबर होता है, मैंने लिखा 53, ये कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 50 प्लस में 3, तो 50 कैसे लिखा जाता है 5 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 3, और करना, ये 5 इधर आया, नंबर इधर आया, सही 68 लिखा है मान, तो यहाँ आएगा 60 प्लस में 8, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 8 आ गया। तो यहाँ पे गौर करना, ये 6 इधर है 8 इधर है, मतलब अगर किसी भी दो डिजिट के नंबर को लिखना है, मतलब x और y कोई दो डिजिट का नंबर है, तो ये कैसे लिखा जाएगा भैया, इस नंबर फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से, प्लस उसमें क्या कर दो y वाला नंबर जोड़ दो। ये तो बचपन में ही तो पढ़ाया जाता था ना, वन टेंस या थाउजेंड वाला आता था, वन टेंस 100,000, जहाँ पे हमें लिखा था 6 कैसे लिखा होता है, ये होता है 600 प्लस 60 प्लस 6, फर्स्ट वाला नंबर लिखा होता है 6 इंटू में 100 प्लस में सेकंड वाला 6 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 6, ऐसे लिखा जाता था। कोई भी नंबर ऐसे ही तो बनता है, तो अगर एक्स वाई दो डिजिट का नंबर है तो वो नंबर ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अगर मैं एक नंबर को पलट दूं तो ये हो जाएगा वाई एक्स, तो वाई एक्स लिखा जाएगा वाई मल्टीप्लाई में 10 प्लस में कितना आएगा x। ये बात सबको पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बताओ भाई, बार से समझ आ रही है। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई इट मींस यू आर गुड टू गो विद दैट क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम्हें ये बात अभी भी नहीं समझ आई है तो तुम इस चीज को अभी भी समझो ध्यान से, कोई भी दो डिजिट का अगर नंबर लिखा होता है तो फर्स्ट वाले डिजिट में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 10 प्लस में ये वाला नंबर करते हैं, बात समझ आ गई। तो अब मैं फटाफट चलता हूँ उस वाले सवाल पे, देखना यहाँ बोल रहा है कि कोई दो डिजिट का नंबर है, क्या है कोई दो डिजिट का नंबर, मैंने बोला लेट दो डिजिट का नंबर कितना है एक्स और वाई, कहता है द सम ऑफ टू डिजिट, कहता है इस नंबर का सम विद द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, कहता है इस नंबर का सम और तब जब इससे डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसे ना डिजिट लिखा होगा तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा 10x 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में y, ये नंबर ऐसे तो लिखा जाएगा। कहता है और जब इसके नंबर्स को रिवर्स कर दिया जाए y कर दिया जाए तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा 10y प्लस में x। कहता है जब इस नंबर को सम करते हैं कब, डिजिट को रिवर्स करने के बाद इस नंबर से, कहता है इन दोनों को जब हम क्या करते हैं सम करते हैं तो कहता है क्या मिलता है हमारे को इस डिजिट 66, क्या मिलता है इस डिजिट 66। तो मैं बोलता हूँ एक बार ध्यान दो, 10x प्लस वाई को क्या सम करते हो, सम कर रहे हो 10y प्लस में x, तो क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है 66, समझ आ रही है। 10x 10y नहीं जुड़ सकता तो बट 10x तो एक जुड़ सकता है, दैट इज 11x, 1 10y कितना हो गया प्लस 11y इक्वल टू 66, 11 कॉमन आ सकता है, 11 कॉमन आएगा तो x प्लस, ठीक है भाई, y इक्वल टू कितना आ गया 66, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 11 मल्टीप्लाई का वहां जाके किसका आ जाएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड का, 11 6 66, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है। कोई दिक्कत परेशानी किसी, कोई दिक्कत या परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत इजी चल रहा है यार, ये मुश्किल थोड़ी है भाई, ये तो बहुत आसान है। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 6 और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिल गई।
सेकंड इक्वेशन इसमें खुद ने दे रखी है, और इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, कह रहा अगर वो जो डिजिट्स है वो क्या है, दो का डिफरेंस, वो डिजिट में दो का डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस की, दोनों के बीच में अंतर आ रहा है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ इन दोनों डिजिट में से बड़ा कौन सा डिजिट है? मैं बोलता हूँ कि लेट्स से जब हम नंबर x और y मान देते, इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, ये आप स्पेसिफाई कर लिया करो। कभी भी नंबर मानो तो x नंबर बड़ा है y से, तो अगर x y से बड़ा है तो x में से जब y घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। कोई दिक्कत यार? अगर x y से बड़ा है तो जब x में से y घटाऊं तो कितना? 2। यही तो बोल रहा है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, कह रहे नंबर का जो डिजिट है, नंबर के जो डिजिट्स है, इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो मैंने डिजिट्स के बीच का अंतर 2 का 2 लिख दिया। फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, कितने नंबर्स हैं? जब तुम इनको सॉल्व करोगे, ध्यान रखना, x माइनस वाई को और x प्लस वाई को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, और वैल्यू कर लेना भाई सॉल्व। बात समझ आ रही है? जरूरी। दो इक्वेशन तो आपके सामने आ गई है, दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर निकलेगा। बात समझ आ गई है? क्लियर हो गई है? बात की बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी भी तो आगे तुम, ठीक है। इसके बाद अच्छा एलिमिनेशन लगाओ, जब सब्स्टिट्यूशन लगाओ, दोनों तुमसे हो जाएंगे। दो इक्वेशन तुम्हारे सामने मिल गई है, इसको सॉल्व करके कर लो बराबर। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा लास्ट सवाल, में भी जो हो सकता है इस पीपीटी का। इसके बाद तुम्हारे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं देगा, दिक्कत से एक सवाल दे सकता है, फिक्स चार्ज वाला जो सवाल आएगा। फिक्स चार्ज के अंदर होता क्या है, फिक्स चार्ज उसको मान लेना, और उसके बाद जो भी चार्ज आएंगे उसमें सम करते रहना, जितना भी चार्ज होगा। बहुत आसान सवाल है, इसलिए मैंने पीपीटी में लिया नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है सवाल भाई, ठीक है। और एनसीईआरटी से ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। 5 years ago टू रिवर्स साइज, बच्चों ये जो एज वाले सवाल होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ आपको उस तरीके से ही समझना है, और वैसे ही फॉलो करते रहना है, ठीक है भाई। 5 years ago, क्या बोल रहे हैं? 5 साल पहले। सबसे पहले इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो आपको लिखना है प्रेजेंट एज। सबसे पहले आपको जिस भी बंदों की बात हो रही है उसके अंदर प्रेजेंट एज डालनी की, आज की उम्र कितनी है, पुरानी से मैटर नहीं है, आज की उम्र उनकी कितनी है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, रिवर्स साइड से जोड़ लो, चाहे एक नूरी नाम की लड़की है, और रिवर्स साइड से बोल सोनू, इसका लड़का है सोनू। तो मैंने बोला एक है भाई नूरी और एक है सोनू। मैं बोलता हूँ मान लो नूरी है साल की और सोनू है वाई साल। पहले ही मान लो इनकी प्रेजेंट एज को एक्स और वाई हमेशा लेस कर लिया करो, तब सवाल बहुत इजी पड़ जाएगा आपके लिए। फिर कुछ नहीं करना, जैसे जैसे सवाल बोलोगे वैसे वैसे करता जाना। और मेरा छोटा सा सवाल ये है कि मान लो भाई क्लास गलती से, आज आपकी जितनी उम्र है, मैं बोलता हूँ आज से 5 साल पहले आपकी कितनी उम्र थी और आपके पापा की कितनी उम्र थी। तो बस मैं कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहता हूँ, जितनी उम्र आज आपकी है, मान लो मैं बोल रहा हूँ जैसे आपकी उम्र मान लेते हैं आज के टाइम में, जैसे मान लो कोई लड़का जिसकी उम्र है 16 साल आज की उम्र प्रेजेंट एज, और उसके पापा की उम्र है 32 का। अगर वो 5 साल पहले जाएगा, अगर वो कितने साल, 32 तो ज्यादा होगा, 39 मान लो, बंदा बोलेगा भैया 16 साल की उम्र में, ठीक है भाई 16 साल लड़का है और 40 साल के लेवल है उसके पापा। अगर वो आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये लड़का कितने का होगा? 11 साल। और ऐसे ही 5 साल के बाद ये कितने होंगे? 30, कितने के होंगे भाई? 34 के होंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब कभी भी पीछे साल जाओगे, 5 साल पहले की बात करोगे, 5 साल आपकी उम्र में से भी माइनस होंगे, और 5 साल आपके पापा की उम्र में से ही माइनस होंगे। और अगर 5 साल बाद की बात करोगे तो 5 साल आपकी उम्र में भी माइनस प्लस होंगे, और 5 साल आपके पापा की उम्र में भी प्लस होंगे। मतलब कि जो माइनस और प्लस होता रहेगा उम्र में, ये दोनों की एज में होगा। जिसके 2% के बारे में बात करोगे, दोनों की एज के अंदर होगा। बस ये बताना चाह रहा था। चलते हैं वापस इस पे। नूरी की सबसे पहला काम होगा इसकी एज को एक्स वाई मान लो। मैंने नहीं पढ़ा सवाल क्या बोल रहा है, बस मैंने सबसे पहले क्या करना है, जो भी दो बंदे हैं उनकी एज को एक्स और वाई मान के फिर आगे सवाल पढ़ता हूँ। कहता है 5 साल पहले, क्या बोलता है? 5 साल पहले, मतलब कि 5 years ago। 5 साल पहले की बात हुई तो जितनी नूरी की आज की एज है उसमें से भी 5 साल माइनस होंगे, और जितनी सोनू की है उसमें से भी 5 साल माइनस होंगे। सही बोल रहा हूँ भाई? गलत तो नहीं बोला मैंने? इतनी बात समझ आ रही होगी। इसके बाद बोलता है, कहता 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो 3 गुना थी जितना सोनू की उम्र है। कह रहा है 5 साल पहले जितने सोनू की उम्र थी उसकी उम्र का 3 गुना थी। कौन? नूरी। क्या बोल रहा है? 5 साल पहले जितनी उम्र सोनू की थी उससे 3 गुना उम्र किसकी थी? नूरी की थी। अब एक बात बताओ, 5 साल पहले इनकी उम्र इतनी थी, ये उम्र है,
तो 5 साल पहले नूरी की उम्र तो 3 गुना पहले से ही है ना ऑलरेडी। 3 गुना क्या है, ऑलरेडी 3 गुना है, 3 गुना तो पहले से ही है। तो अगर मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है तो वो मैं नूरी की उम्र में मल्टीप्लाई करूँ, सोनू की उम्र में मल्टीप्लाई करूँ? भाई 5 साल पहले नूरी तो पहले से 3 गुना है। अगर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो क्या हो जाएगी, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी भैया। 3 कहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, इधर ही तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब तुम बोलते हो कि भैया x-5 बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई में y-5। अब एक बार इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो कि इन दोनों की उम्र में 5 साल पहले इतनी उम्र सोनू की थी, उसी का 3 गुना कौन थी, नूरी थी। समझ आ रही है? बहुत स्लो चल रहा हूँ तभी इतना टाइम लग रहा है। दोनों की पहले 5 साल माइनस कर दो, 5 साल पहले जितनी उम्र सोनू की थी, ये सोनू की उम्र है, जितनी उम्र सोनू की थी उसका 3 गुना कौन है, नूरी। कौन है, नूरी। बात समझ आ रही है? तो बस यही समझाना था, इक्वेशन तुम्हारे सामने बन गई। बस अब यही इक्वेशन बनानी सबसे मेन होती है। जिसको इक्वेशन बनानी आ गई वो चैप्टर में खिल जाएगा और टीचर को भी खिलाएगा। ठीक है भाई? x-5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 3y माइनस में 5 किया कितना आ गया 15। 3y इधर चला जाएगा तो कितना आएगा x-3y, माइनस का 5 इधर चला गया तो माइनस का 15 प्लस का 5, x माइनस का 3y इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 10। फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने बन गई। अब भैया एक ही इक्वेशन थोड़ी बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी। मैं बना भाई बिल्कुल। सब फिर से क्या होगा, इसकी प्रेजेंट एज x है, इसकी प्रेजेंट एज y है। बहुत आसान तरीके से करा रहा हूँ, समझना ऐसे ही करना और बहुत अच्छे से करोगे। ये मेथड बहुत अच्छा है भाई। 10 साल बाद कहता है, दूसरी कंडीशन पढ़ो यार, 10 years लेटर कहता है, आज से 10 years लेटर मतलब नहीं, आज हमारे की उम्र में भी 10 साल जुड़ जाएगा, इसकी उम्र में भी क्या कितना हो जाएगा, एक बार रबी कर देते हैं भाई। ठीक है, तो इसकी उम्र में भी क्या हो जाएगा, 10 साल ऐड हो जाएगा। कहता है आज से 10 साल बाद नूरी, नूरी जो है बीबी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जितना सोनू होगा उससे 2 गुनी होगी, ट्वाइस का मतलब होगा 2 गुना होगा। मतलब 10 साल बाद जो नूरी की उम्र होगी ये 2 गुना ज्यादा होगी। किसकी, किसकी? मतलब ये 2 गुना ज्यादा है, ये तो 2 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ तो मल्टीप्लाई हम नहीं कर, बात समझ आ रही है? तो मैं मल्टीप्लाई कहाँ करूंगा, मैं ये तो मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब ये बराबर हो सकते हैं कि भैया, वापस से पढ़ूंगा इस चीज को, ध्यान देना एक बार ध्यान से कि 10 साल बाद दोनों की उम्र में 10 साल बाद जितनी नूरी की उम्र है वो कितनी है, जितनी सोनू की उम्र थी उसके 2 गुना क्या है, ज्यादा है। तो 10 साल बाद जितनी सोनू की उम्र थी उससे 2 गुना ज्यादा किसकी है, नूरी की उम्र है। तो ये इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना। ठीक है भाई, इसी को समझना है, सबसे मेन जो जरूरी है। यहाँ पे पेन लगा लो, x प्लस ये आ गया 10 इक्वल्स टू 2y प्लस में 20। ये 2y इधर चला जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स प्लस का 10 आ गया 20 माइनस 10, x माइनस में 2y इक्वल्स टू में दो इक्वेशन मिल रही है, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सॉल्व करो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के, जिससे आपका मन करता है उससे सॉल्व करो। अब एक बार फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ क्या वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और जहां तक मेरे को लग रहा था भाई ये हमारा चैप्टर क्या है, खत्म होने वाला है। मुझे लगता है खत्म, ये लास्ट सवाल है, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं तो लास्ट सवाल है या नहीं। बिल्कुल जी लास्ट सवाल है हमारा। ठीक है, कीप पे करने दो। ठीक है भाई, तो भाई देखो ये हो गया है आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 खत्म, जो कि था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका पूरी 10th क्लास का, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में, जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट आएंगे जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था कितने, हाउ मेनी सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से वो भी बता दिया। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी के वो भी बता दिए। गला भी खराब हो गया, बीच में क्या बोलते हैं वीडियो में माइक में दिक्कत हो गई, तो आधे से ज्यादा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग विदाउट माइक बन गई, तो उसको वापस से रीशूट किया। तो दोस्तों मेहनत बहुत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और कॉन्सेप्ट मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कि जो जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। बस बच्चे ने अगर इस वीडियो को क्लिक करा है और आपने यहाँ पे पूरी देख ली है, तो मैं बता रहा हूँ आपका चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। कुछ नहीं करना, फटाक से फटाफट एनसीईआरटी पकड़ो, एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करो, एग्जाम्पल सारे लगाओ, एक्सरसाइज सारी लगाओ, सारी एक्सरसाइज
पूरी जो लास्ट एक्सरसाइज है वहां तक लगाओ, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो कमेंट में आके सवाल जरूर पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको इस प्रगति बैच के चैप्टर नंबर 3 मैथ्स की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो आने वाली है और पूरे एग्जाम टाइम तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं नहीं, मेरे साथ मेरी पूरी टीम, जिसमें हम एसएससी भी पढ़ाएंगे, आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे। तो वो सब के सब टीचर्स आपके साथ प्रॉपर मेहनत करेंगे। पिछली बार भी हमने एग्जाम टाइम पे 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया था। तो आपको यही इच्छा चाहूंगा कि बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसी लगी है। और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी होगा लिंक में, उसको भी ज्वाइन कर ले। और जितने भी नोट्स है, पीपीटीज है, ये सारी की सारी मैं वहीं पर सेंड करूंगा। बस मैं चाहता आपसे हूँ ये, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे एसबी क्लासेस के साथ।